हेलो एवरीवन, श्री एम पीपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है हम यहाँ पे एमपी पढ़ते हैं, बट अभी आपको पता है कि 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की निधन हुआ है, उनकी मृत्यु हुई है। तो उनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जिससे कि अगर हमारे एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप लोग दे रहे हैं उसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती हैं तो आप उसको मतलब हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ ब्रिटेन की महारानी थी तो उनके बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए। और हम इसके अलावा आज की क्लास में हम एमपी से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कोहिनूर हीरे के बारे में, जो कि भारत का हीरा था लेकिन वो ब्रिटेन के पास चला गया। जो कि महारानी का जो क्राउन है, महारानी का जो ताज है, उसमें वो हीरा है, कोहिनूर हीरा। उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या अंग्रेज भारत को वो हमारा कोहिनूर हीरा वापस लौटाते हैं कि नहीं लौटाते हैं, क्या है उस हीरे का इतिहास, वो कोहिनूर हीरा अंग्रेज़ों के पास कैसे गया, कैसे उनको मिला था तो वो भारत का, फिर उन्होंने क्यों नहीं दिया हमें। तो हम इन सब बारों में चर्चा करेंगे। ये सब बातें आप सबको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे भारत से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी ज्ञानवर्धक चीज़ें, इतिहास है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हम एक छोटा पढ़ेंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ेंगे कि आपको एकदम जानकारी हो जाए, बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पूरा नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। ठीक है, क्या नाम था? एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी। एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी इनका पूरा नाम था और ऑफिशियल नेम यानी आधिकारिक रूप से इनका नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। और एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, इनके जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म था वो हुआ है आपका 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ। और इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में। मृत्यु हुई 8 सितंबर 2022 स्कॉटलैंड। तो इनका समय काल था 1926 से 2022 तक। इनकी जो महारानी रानी बनने की जो कहानी है उसे एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब ये महारानी नहीं थी। मतलब जैसा बोला जाता है कि जो राजा होते हैं उनके जो बड़े पुत्र या पुत्री होते हैं वही महारानी या राजा बनते हैं। तो इनके जो पिताजी थे वो बड़े पुत्र नहीं थे, वो छोटे पुत्र थे। उस हिसाब से राजगद्दी इनके बड़े पिताजी को मिलनी चाहिए थी, लेकिन कुछ एक्सीडेंट ऐसा हुआ, कुछ एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री थी इनकी, जिसके कारण इनको महारानी दिया गया। इसलिए इनके महारानी बनने को, रानी बनने को एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री भी बोलते हैं। कैसे होगा कि जो इनके दादाजी थे, एलिजाबेथ द्वितीय के जो दादाजी थे, जिनका नाम था जॉर्ज सस्टम। क्या नाम था? जॉर्ज सस्टम नाम था इनका। जॉर्ज सस्टम, जॉर्ज सिक्स्थ। इनके जो दादाजी थे, सॉरी जॉर्ज सिक्स्थ नहीं, जॉर्ज पंचम नाम था, जॉर्ज फिफ्थ थे। जॉर्ज पंचम बहुत फेमस हुए हैं, ये भारत भी आए थे। इन्हीं के उसमें इंडिया गेट का भारतवासियों ने बना था, इंडिया गेट बना था जब ये भारत आने वाले थे। तो जॉर्ज पंचम इनके दादाजी थे। तो जॉर्ज पंचम के दो पुत्र थे, एक था एडवर्ड, एक का नाम था एडवर्ड 8th, और एक ये इनका बड़ा पुत्र था जो एडवर्ड 8 था, ये इनका बड़ा पुत्र था।
और जो जॉर्ज सिक्स्थ थे यानी जॉर्ज सिस्टम थे वो इनके छोटे पुत्र थे। ठीक है, जॉर्ज सिस्टम या जॉर्ज सिक्स्थ जो थे वो इनके छोटे पुत्र थे और एडवर्ड इनका बड़ा पुत्र था, जॉर्ज पंचम का। तो जॉर्ज पंचम राजा थे, तो जॉर्ज ऐसा था कि जॉर्ज पंचम की जब निधन होगा तो उनका बड़ा पुत्र एडवर्ड राजगद्दी में बैठेगा। लेकिन जब एडवर्ड ने ऐसा बोला कि वो एक ऐसी महिला से शादी करेंगे जो कि 2 बार तलाकशुदा रह चुकी हो और वो अमेरिकी हो, अमेरिका की महिला होनी चाहिए और वो 2 बार तलाकशुदा होनी चाहिए। तो जॉर्ज पंचम ने ऐसा बोला, ऐसा नियम भी था राजशाही में, राजा में, शाही परिवार में ऐसा नियम था कि आप तलाकशुदा महिला से शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपने तलाकशुदा महिला से शादी की, विवाह किया, तो आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। वही हुआ, इन्होंने तलाकशुदा महिला से शादी की और इनको राजगद्दी छोड़नी पड़ी। जब इन्हें राजगद्दी नहीं मिली तो मिली किसको? जॉर्ज सिस्टम को। और ये किसके पिता थे? ये थे एलिजाबेथ द्वितीय के पिता, एलिजाबेथ द्वितीय इनकी पुत्री थी। तो जब इनको मिला तो उस समय ये एलिजाबेथ द्वितीय आपकी 10 साल की थी, 10 साल की बालिका थी जब जॉर्ज सिस्टम को गद्दी मिली, राजगद्दी मिली है। तो एलिजाबेथ द्वितीय, फिर उसके बाद उनकी पुत्री होने के बाद उनको महारानी बनाया गया। एलिजाबेथ द्वितीय को महारानी बनाया गया था 6 फरवरी 1952 में। 1952 में 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय को महारानी या रानी बनाया गया था। तो इसलिए इनकी जो रानी बनने की जो प्रोसेस थी, जो प्रक्रिया थी, उसको एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है कि बाय बर्थ ये रानी नहीं थी, लेकिन बाय एक्सीडेंटली ये रानी बनी, क्योंकि अगर राजगद्दी इनको मिलती तो इन्हीं के पुत्र या पुत्री को आगे भी राजगद्दी मिलती और आगे वही वंश चलता रहता, इनको गद्दी नहीं मिलती, ये रानी नहीं बनती। तो इस तरह से ये जॉर्ज पंचम जॉर्ज सिस्टम हुआ। एलिजाबेथ द्वितीय जो थी आपकी, वो ब्रिटेन और यूके की रानी होने के साथ साथ ब्रिटेन और जो नॉर्दर्न आयरलैंड होता है उसकी महारानी होने के साथ साथ 14 और देशों की राष्ट्र प्रमुख थी, अर्थात 14 और देशों की ये महारानी थी। उनमें से जो कनाडा है, जमैका है, ऑस्ट्रेलिया जो देश हैं, इस तरह के 14 देश आते हैं जिनकी एलिजाबेथ द्वितीय आपकी रानी थी या महारानी थी। भारत में बात करें तो भारत में ये कब आई, मुझे जगह नहीं मिल रही है, मैं ये वाला रिमूव करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। बात करते हैं ये कब आई, भारत में इनका आगमन कब हुआ, जब ये रानी बनी है 1952 में ये आपकी महारानी या रानी बनी, ठीक है। तो जब 1952 में रानी बनी उसके बाद ये भारत 3 बार आई हैं। भारत में इनका आगमन हुआ है 3 बार। एक बार आई है 1961 में, एक बार आएंगे 1961 में, फिर आएंगे 1983 में, फिर आएंगे 1997 में। तो जब ये 1961 में भारत आई थी तो उस समय ये गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने आई थी। गणतंत्र दिवस में इनको शाही मेहमान के तौर पे बुलाया गया था और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी और भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तब ये आई थी 1961 में। फिर आई ये 1983 में, उस समय भारत की जो पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फिर ये आखिरी बार भारत आई थी 1997 में। तो हो सकता है कि क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सके कि 3 जो चीज़ें दी गई हैं कि इनमें से जो एलिजाबेथ द्वितीय थी वो भारत में उन्होंने यात्रा कब नहीं की। तो 3 ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं, आपको पता है 1961 में आई है, 1983 में आई है और 1997 में आई हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में। तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में लोकतंत्र और राजशाही दोनों प्रकार का शासन चलता है। अर्थात जैसे भारत में कौन होता है प्रमुख, भारत जैसे राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं, तो ब्रिटेन में कौन होते हैं, वहाँ के राजा होते हैं या महारानी होती हैं और साथ में प्रधानमंत्री होते हैं। यानी वहाँ पे राजशाही शासन भी चलता है और लोकतांत्रिक शासन भी चलता है। जैसे भारत
में क्या होता है, भारत में जो राष्ट्रपति होता है, वो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। वैसे ही ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के जो राजा या रानी होते हैं वो वहाँ के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। तो अभी अपने एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने कार्यकाल के दौरान 15 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है, 15 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की है। और अभी जो 15वीं प्रधानमंत्री वहाँ की बनी है, ब्रिटेन की जो अभी 15वीं प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है लिज ट्रस, जिसे 6 सितंबर को महारानी के द्वारा शपथ दिलाई गई है। 15वीं प्रधानमंत्री पीएम की बनी है, कौन बनी है? लिज ट्रस। ये 15वीं प्रधानमंत्री नहीं है, ये और वैसी, लेकिन ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री जिनको एलिजाबेथ द्वितीय ने शपथ दिलाई है वो है लिज ट्रस। ठीक है, तो वहाँ पे एक और नियम है, वहाँ का जो कार्यकाल है ब्रिटेन का, एक और नियम है कि जो हर मंगलवार का दिन आता है, हर ट्यूसडे के दिन जो प्रधानमंत्री होता है वहाँ का, वो राष्ट्रपति को पूरे जो देश का जो कार्यभार होता है उसकी रिपोर्ट सौंपता है। तो ये वहाँ का नियम है। और जो आपकी जो वहाँ पे जो पैलेस है, बकिंघम पैलेस है वहाँ पे लंदन में, तो वहाँ पे जो हमारी रानी हैं वहाँ पे रहती थी, रानी बकिंघम पैलेस में रहती थी। और स्कॉटलैंड में एक बालमोरल पैलेस है, वहाँ पे वो गर्मियों के दिनों में आती थी। तो अभी वो स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में ही थी जहाँ पे उनका निधन हुआ है, और उनके शव को अभी रखा गया है बकिंघम पैलेस में, जनता दर्शन के लिए उनके शव को रखा गया है। जो प्रधानमंत्री वहाँ के एक और नियम है, जो प्रधानमंत्री होगा वो शपथ कहाँ लेगा? वो लंदन के ही बकिंघम पैलेस में शपथ लेगा। कौन दिलवाएगा शपथ? वहाँ का राजा रानी। लेकिन चूँकि ये जो लिज ट्रस थी, अभी 6 सितंबर को इन्होंने शपथ ली, और महारानी की तबीयत का ठीक ना होने के कारण, उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण इनको शपथ स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में ही दिलवाई गई है। तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने स्कॉटलैंड के बालमोरल पैलेस में शपथ ली। किसने दिलवाई? एलिजाबेथ द्वितीय ने दिलवाई है 6 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो ब्रिटेन का बात हुई है आपकी, तो भारत ने भी वहाँ पे ब्रिटेन की जो रानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, तो इनके निधन के उसमें भारत ने भी एक दिन का शोक 11 सितंबर को भारत में भी रखा गया था। भारत में भी राजकीय शोक था। जो सरकारी कार्यालय हैं उनके जो झंडे हैं वो झुके रहेंगे, एक दिन तक पूरा झुके रहेंगे। तो भारत ने भी एक दिन का शोक मनाया है एलिजाबेथ द्वितीय के जब मृत्यु हुई है तब। और एक वहाँ पे एक प्रोटोकॉल चलता है, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो ये एक टर्म है जो मैं बता रही हूँ अभी, उस टर्म का नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न। क्या नाम है इस टर्म का? ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न। ऑपरेशन यूनिकॉर्न। तो ये जो वहाँ के टर्म्स हैं, ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ले आपका कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न किससे रिलेटेड है। तो ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न जो है आपका, वो रिलेटेड है महारानी के डेथ से, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के डेथ से रिलेटेड ये प्रोटोकॉल है। क्या है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के डेथ से रिलेटेड, मृत्यु से रिलेटेड यह प्रोटोकॉल है। ये 1960 में तैयार किया गया था ये आपका प्रोटोकॉल, जब
महारानी के निधन के पहले ही यह तय हो चुका होता है कि उनकी जो निधन होगा तो उनकी निधन की जो खबर है वो किस तरह से दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, और उनके निधन के समय कैसे, कहाँ से क्या क्या होगा। 10 दिन का शोकाकुल रखा जाएगा, 10 दिन तक के लिए क्या क्या शोक कार्यक्रम होंगे, किस तरह से कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये प्रोटोकॉल महारानी के निधन के पहले ही 1960 में तैयार किया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन यूनिकॉर्न। इसके अकॉर्डिंग जब भी महारानी की मृत्यु हो गई तो जो गेट है, गेट पे एक टांग दिया जाएगा, उस पर लिख दिया जाएगा कि महारानी एलिजाबेथ की द्वितीय की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स को खबर दी जाएगी, और जो न्यूज़ रिपोर्टर्स जो देश में ऐलान करेंगे वो ब्लैक टाई, एक कोड वर्ड होगा जिसमें वो ब्लैक टाई और ब्लैक कोट पहने रहेंगे। जो भी ये न्यूज़ बताएगा महारानी के निधन से रिलेटेड वो ब्लैक कोट और ब्लैक टाई पहना रहेगा। और जो ट्रैवल कर रहे होंगे, जो एयरलाइंस में जो ट्रैवल कर रहे होंगे तो उन्हें पायलट ये सूचना देगा, पायलट के थ्रू ये पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसे डिसाइडेड रहती हैं। और साथ ही साथ 10 दिन तक महारानी का शव जो है लंदन के बकिंघम पैलेस में रखा जाएगा, जिससे जनता आराम से उनका दर्शन कर सके। जनता के दर्शन के लिए महारानी का शव रहेगा। और हर दिन को D-Day 1, D-Day 2, D-Day 3 इस तरह से काउंट किया जाएगा। जब ये जो महारानी थी आपकी, ये इन्होंने 70 साल तक अपना जो रानी बनी रही हैं, 70 साल तक कार्यभार संभाला है। 96 की एज में इनकी मृत्यु हुई है। ये अभी 96 की उम्र में थी। तो वहाँ की लंदन की जो आर्मी है वहाँ के द्वारा 96 तोपों की सलामी दी गई है महारानी को। तो ये हो गई हमारी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में कुछ फैक्ट थे। अब बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद। अब वहाँ का एक और नियम है, लंदन का जो राजशाही एक नियम है कि महारानी, ये पहले ही तय हो चुका होता है कि महारानी की या रानी की या राजा की जिसकी भी मृत्यु होगी उसके बाद जो राजा या रानी बनेंगे वो कौन बनेगा। तो और जो गद्दी है वो कभी भी खाली नहीं होती है। इसलिए 8 सितंबर को जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद जो उनके पुत्र थे, बड़े पुत्र प्रिंस चार्ल्स, जिनका ऑफिशियल नेम किया गया चार्ल्स तृतीय के नाम से, तो उनको गद्दी मिल गई, उन्हें गद्दी में बैठाया गया। तो ब्रिटेन की गद्दी कभी भी खाली नहीं रहती है, तो उनको गद्दी मिली है, उनको गद्दी में बैठाया गया है प्रिंस चार्ल्स तृतीय को। अब बात करते हैं रानी के जो ताज है। सबने देखा होगा रानी हमेशा ताज पहनती हैं, रानी क्राउन पहनती हैं। तो ताज में जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ है उसकी बात करते हैं। वो हीरा भारत का है, उसके बारे में, उसके इतिहास, वो कोहिनूर हीरा कैसे पहुंचा, कहां से आया, कैसे क्या कहां से गया, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। अब वो क्या है, कोहिनूर हीरा जो है प्रिंस चार्ल्स की जो पत्नी है उनके पास चला जाएगा। तो बात करते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास की। बात करते हैं महारानी के ताज में लगा कोहिनूर हीरे की, जिसका कोहिनूर हीरे के इतिहास की बात करते हैं, जिसे 173 साल पहले अंग्रेज भारत से छीन के लेके गए थे इस हीरे को। इस हीरे पे भारत ने जब यह हीरा वापस अपना मांगने के लिए कहा कि हमें यह हीरा वापस कर दीजिए, ये आप अंग्रेज हमारे यहाँ से छीन के लेके गए थे, तो वहाँ के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा मना कर दिया गया। बोले नहीं, ये हमें वहाँ के राजा ने उपहार स्वरूप दिया था और उपहार की चीज़ों को लौटाया नहीं जाता है। जबकि यह सच नहीं है। सच तो यह है कि 1849 में राजा दिलीप सिंह से समझौते के तहत यह हीरा ले जाया गया था। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और जो हमारे महाराजा दिलीप सिंह थे उनके बीच में एक समझौता हुआ था, जो कि लाहौर समझौता के नाम से विख्यात है, जिसके तहत उन्हें यह हीरा मजबूरन में अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। उन्होंने उपहार स्वरूप नहीं दिया था। तो यह जब हीरा अंग्रेज़ों को मिला तो उन्होंने सोचा कि इसका इतिहास जाना जाए। इसका इतिहास क्या था, तो उन्होंने थ्यू मेटकॉफ नामक एक व्यक्ति थे। कौन थे? थ्यू मेटकॉफ
नामक व्यक्ति को उन्होंने सौंपा, यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप इस भारत का जो कोहिनूर हीरा है इसका इतिहास जानिए कि कैसे आया। तो थ्यू मेटकाउकॉफ ने भारत का इतिहास जाना और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वो रिपोर्ट आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। थ्यू मेटकाउकॉफ के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है। इनके इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो एक संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो थ्यू मेटकाउकॉफ ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के अनुसार ये बोला गया जो कोहिनूर हीरा है आपका, तो कोहिनूर हीरा ये जो आज से 5000 वर्ष पहले ये आपका आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नामक एक खान में खोजा गया था। कहाँ मिला था कोहिनूर हीरा? आंध्र 5000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के कुर्नूल खान में इस हीरे की खोज हुई। और सबसे पहले यह हीरा दक्षिण भारत की एक प्रतिमा थी, एक मूर्ति थी, उसकी आँख में यह हीरा था। दक्षिण भारत में एक प्रतिमा या मूर्ति थी, दक्षिण भारत की मूर्ति की आँख में यह हीरा था। वहाँ से यह हीरा लूटा सबसे पहले तुर्कों ने। किसने लूटा? सबसे पहले तुर्कों के पास गया यह हीरा। वहाँ से सबसे पहले गया तुर्कों के पास। तुर्कों के बाद वहाँ से गया गौरी वंश के पास। गौरी वंश वहाँ से उस हीरे को लेके गए। गौरी वंश के बाद जो तुगलक, सैयद, लोधी वंश हुए हैं, धीरे धीरे तुगलक के पास गया, फिर सैयद के पास गया, सैयद वंश के पास गया, फिर लोधी वंश के पास गया। तो तुगलक, सैयद, लोधी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश से होता हुआ यह हीरा मुगलों के पास गया। तो मुगलों के ज़माने में जो आपका मोहम्मद शाह था, वो इस हीरे को अपने ताज में ऊपर सजा के पहनता था। कौन पहनता था? मोहम्मद शाह। तो मुगलों के पास गया। मुगलों में मोहम्मद शाह इस हीरे को अपने ताज में सजा के पहनता था। फिर वहाँ से यह हीरा गया नादिर शाह के पास। मोहम्मद शाह से यह हीरा गया नादिर शाह के पास, और नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम दिया था कोह-ए-नूर। अर्थात कोह-ए-नूर मतलब होता है कि रोशनी का पहाड़। कोह-ए-नूर अर्थात रोशनी का पहाड़, जिसे कोह-ए-नूर या कोहिनूर कहा जाने लगा। तो नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम दिया कोह-ए-नूर हीरा। ये हीरा कोह-ए-नूर है अर्थात रोशनी का पहाड़ है, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। ठीक है। नादिर शाह से के बाद यह हीरा वहाँ के जो अफ़गान का संरक्षक था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। तो नादिर शाह के बाद यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास गया, जो कि अफ़गान का संरक्षक था, अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली के पास यह हीरा गया, और अहमद शाह अब्दाली से के 100 वर्षों के बाद यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह ने अपने कब्जे में लिया। किसने लिया? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में इस हीरे को अपने कब्जे में लिया। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास यह हीरा आया। फिर 1814 फिर उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र थे महाराजा दिलीप सिंह, उनके पास यह हीरा गया।
दिलीप सिंह के पास यह हीरा गया। तो उसके बाद जब अंग्रेज आए तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो आपका लॉर्ड डलहौजी था उसके और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में एक समझौता हुआ जिसे लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को अपना ये कोहिनूर हीरा किसको देना पड़ा? अंग्रेज़ों को मजबूरी में देना पड़ा। ब्रिटिशर्स के पास गया यह हीरा और तब से यह ब्रिटिशर्स के ही पास है, अंग्रेज़ों के ही पास है यह हीरा। इसे मांगने के लिए बहुत बार हर किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने अनुरोध किया है कि आप हमारा, भारत ने अनुरोध किया है अंग्रेज़ सरकार से कि आप हमारा जो कोहिनूर हीरा है वो वापस कर दीजिए, भारत की शान है वो हीरा। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा यह कहकर मना कर दिया गया कि यह हीरा उन्हें उपहार स्वरूप मिला है, उन्होंने किसी से छीना नहीं है, किसी समझौते के तहत नहीं मिला है, तो हम यह हीरा वापस नहीं करेंगे। अब ये जो उसके बाद इस जो हीरा है इसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान जैसे जो शासक रहे हैं वो भी अपना अधिकार जमाते रहे हैं, क्योंकि यह हीरा 5000 वर्ष पुराना है। भारत में अनेक शासक आए, अनेक युद्ध हुए, तो यह हीरा एक शासक से दूसरे शासक के पास, दूसरे शासक से तीसरे शासक के पास जाता रहा है। लेकिन जो हमारी रिपोर्ट है, जो थयू मेटकॉफ ने रिपोर्ट तैयार की है, जो कि आज भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित है, उसके अनुसार जो ये हीरा है वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल खान में निकला था और दक्षिण भारत की मूर्ति प्रतिमा में वह हीरा था, जहाँ से उसे तुर्कों ने लूटा, फिर गौरी वंश, फिर और मुगलों के पास, फिर आपका अफ़गानों के पास, फिर वहाँ से रणजीत सिंह के पास, फिर दिलीप सिंह के पास, फिर अब फाइनली अंग्रेज़ों के पास गया है। और आज भी यही हीरा हमारा महारानी के जो क्राउन है वो उसमें चमक रहा है। हमारा हीरा, भारत का हीरा, कोहिनूर हीरा। अब देखते हैं कि अंग्रेज़ सरकार यह हीरा भारत को लौटाती है कि नहीं लौटाती है, क्या करती है, ये तो अब आगे वक्त ही बताएगा। अब ये महारानी राजा जो ब्रिटेन के राजा बन रहे हैं चार्ल्स तृतीय, तो उनकी जो पत्नी रहेंगी, उनकी पत्नी के पास यह हीरा जाएगा। उनकी पत्नी ये ताज पहनेंगी तो उनकी पत्नी के पास यह हीरा जाएगा। तो ये था हमारा कोहिनूर हीरा का इतिहास, जो कि भारत का था। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये बहुत आपकी जानने लायक चीज़ें हैं, करंट न्यूज़ का पार्ट है और साथ ही एक इतिहास है भारत का जो कि आपको जानना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लेक्चर आपको लेके आया जाए। इसके बाद हमारी एमपी की जो क्लासेस थी वो कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।